दोस्तों नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल मैं ट्रैवल कर रहा हूं और चुनावी ये जो यात्रा है वो चल रही है, लेकिन हर दिन हॉटलाइन पर मुझे एक से एक अपडेट आ रहे हैं और लगातार मैं अपने मुंबई वाली स्टोरी पर बना हूं। चुनावी जो यात्राएं हैं उसमें तो अपडेट मिल ही रहा है, मैं कोशिश भी कर रहा हूं आपको कुछ कुछ जानकारी देने का। तो कल आपने देखा होगा कि कैसे बिहार में क्या परिवर्तन हो रहा है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। लेकिन अभी एक और खबर मुझे मिल गई, और खबर मिली अपने बहुत सारे एडवोकेट के हवाले से। और नवंबर के पहले एक प्लानिंग चल रही थी बाप बेटे की तरफ से, और वो प्लानिंग है कि किसी भी प्रकार से नीलेश ओझा को इस सुनवाई से हटाया जाए, उसको बाहर किया जाए। नीलेश ओझा को रोको। क्या क्या तिकड़म भिराए गए? तिकड़म भिराए गए। आपको याद होगा कि ठीक मार्च के बाद, जब मार्च में माननीय नीलेश ओझा जी ने सबसे पहले जब पीआईएल फाइल किया था अक्टूबर नवंबर 2023 में, तो उस पीआईएल की सुनवाई 1.5 साल तक नहीं हुई। फरवरी 2025 में, 7 फरवरी, याद कीजिए आप तारीख, 7 फरवरी 2025 को यकायक आलोक आराधे साहब आते हैं ट्रांसफर होकर के तेलंगाना हाईकोर्ट से, और उन्होंने बिना कुछ, कोई सुगबुगाहट नहीं थी, सब लोग शांत थे, किसी को कुछ पता नहीं था, यकायक तारीख लग गई पीआईएल की हियरिंग की। हम लोग बहुत खुश हो गए। पीआईएल की हियरिंग हो गई, 7 तारीख को हियरिंग हुई, और उन्होंने कहा कि आप अपना लोकस स्टैंड बताइए, आप क्यों आए हैं, कहां आए हैं, आपका क्या उद्देश्य है। और फिर उन्होंने दूसरी तारीख दी 27 फरवरी को। 1 महीना के अंदर दूसरी तारीख लग गई। दूसरी तारीख की हियरिंग दूसरी तारीख में भी हुआ, सारे डिटेल्स आ गए। और फिर तीसरी तारीख की जो बात हुई कि तीसरी डेट पे हम लोग इसको सुनेंगे, तीसरी तारीख नहीं आई। और आलोक आराधे, जिस दिन तारीख थी, जो दूसरी तारीख तीसरी तारीख थी, उसके बाद आलोक आराधे साहब पहुंच गए कहां? पहुंच जाते हैं नागपुर। और नागपुर कोर्ट में उनकी उस दिन हियरिंग होती है और सुनवाई नहीं होती है पीआईएल, और उसके बाद पीआईएल की सुनवाई नहीं। और जब हम लोगों को लगा कि पीआईएल की अब सुनवाई नहीं ये लोग करेंगे, ये लोग कुछ और प्लानिंग कर रहे हैं, उसके बाद मार्च में हम लोगों ने स्टोरी ब्रेक की। और मार्च में दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान आए, और फिर हम लोगों ने एप्लीकेशन मूव किया। यहां से जब आलोक आराधे पीआईएल सुनने की बात कर रहे थे, तो दोनों बाप बेटे ने एक प्रकार से तैयारी की कि नीलेश ओझा को कैसे रोका जाए। नीलेश ओझा नहीं रुक पाए। आप सबको मालूम है कि धमकी दी गई, कई प्रकार की धमकियां आई। सारी धमकियों को हम लोगों ने सुना, और सुनने के बाद उसे नजरअंदाज किया। उनके धमकी में हम लोग नहीं आए। उसके बाद जब मार्च में, जब मास्टर स्ट्रोक आया इस केस में, और सतीश सालियान हमारे साथ खड़े हो गए, क्योंकि हम लोगों को मालूम था कि पीआईएल पर कोर्ट हमसे यही पूछेगी कि आप कौन, आप क्यों आए हैं। और हमारे लोकस स्टैंड ही हमसे पूछा जाएगा। हमसे पूछा जाएगा कि आपका क्या इसमें हित है या अहित है, आप क्यों करना चाहते हैं। बलात्कार हुई, हत्या हुई, लेकिन जिन्होंने पीआईएल की उन्हीं से पूछा जाना पड़ेगा। लेकिन आलोक आराधे की बेंच ने सुनवाई नहीं की। आज तक पीआईएल की सुनवाई नहीं हुई है। उस पीआईएल की तारीख जो पढ़नी थी, जरा सोचिए इस जुडिशरी के बारे में। वो पीआईएल अपने जगह स्टैंड कर रहा है या नहीं कर रहा है? उस पीआईएल पर सुनवाई होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? नहीं हुई सुनवाई। पीआईएल के बारे में मीडिया में खबरें आ गई चारों तरफ कि सुशांत और दिशा मामले में पीआईएल फाइल हुई है, और उसकी सुनवाई भी शुरू हो गई है।
और चीफ जस्टिस ऑफ मुंबई हाई कोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी। उसके बाद आज 9 महीने हो गए, 10 महीने हो गए मित्रों, अब 11वां महीना होने वाला है। 9-10 महीने में उस पीआईएल की कोई तारीख नहीं आई। और जब हम लोगों ने दिशा सालियान, सतीश सालियान का केस फाइल किया, जब सतीश सालियान हम लोगों के साथ खड़े हुए और उनको लगा कि न्याय की लड़ाई जो है अब शायद ये लोग डिरेल करना चाह रहे थे। सतीश सालियान इंतजार कर रहे थे, हम लोग इंतजार कर रहे थे कि पीआईएल की जब सुनवाई होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन पीआईएल की तारीख ही नहीं पड़ी। ये आप सबके सामने है मिलॉर्ड, पूरा देश देख रहा है, पीआईएल की तारीख नहीं पड़ी। कोई बात नहीं है, आप ध्यान रखते जाइए ये प्लानिंग कैसे चल रही है। 1.5 साल तक तो पहले पीआईएल की तारीख पड़ी नहीं, और जब आलोक आराधे साहब आए उन्होंने पीआईएल की तारीख दी, 2 सुनवाई के बाद कोई तारीख पड़ी नहीं। तो जब इस केस में कुछ भी नहीं था तो जुडिशरी सुन करके पीआईएल को ही डिसमिस कर देती। योजना वही थी, योजना वही थी। योजना थी कि पीआईएल को एक तो उसकी सुनवाई नहीं हो, और जब कभी सुनवाई हो तो उसको कूड़ेदान में फेंक दिया जाए। पूरी तैयारी थी। और पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ मुंबई हाई कोर्ट के खिलाफ रिट पिटीशन फाइल हुआ है कि उन्होंने अल्टीरियर मोटिव के साथ, जो आजकल दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं, उनके खिलाफ रिट पिटीशन फाइल हुआ कि उन्होंने सुनवाई नहीं की पीआईएल की। 1.5 साल तक पीआईएल की सुनवाई नहीं की। क्यों नहीं की? और जब आलोक आराधे आए तो 1 सप्ताह के अंदर में सुनवाई कैसे हो गई? पूरे देश के सामने में आज मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स रख रहा हूं, जरा सोचिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। इस जुडिशरी के बारे में अगर कोई एडवोकेट आकर के कहता है कि माइंड योर लैंग्वेज, यू शुड नॉट ह्यूमिलिएट एनी एडवोकेट, तो वो पूरा वायरल हो जाता है। जुडिशियल सर्विसेज के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उनको लगने लगता है कि जुडिशरी का अपमान हो रहा है। आपके सामने आज मैं दूसरा टेस्ट केस दे रहा हूं। अगर पीआईएल की हियरिंग होने लायक नहीं थी तो जस्टिस उपाध्याय ने 1.5 साल तक सुनवाई क्यों नहीं की? और अगर पीआईएल की सुनवाई इतनी ही महत्वपूर्ण थी तो जस्टिस आलोक आराधे आते ही 7 दिन के अंदर सुनवाई कैसे लगा, कैसे लग गई? बताए जुडिशरी, बताए आज देश को, बताए देश के सामने मैं फैक्ट रख रहा हूं, मैं ये दलील पेश कर रहा हूं जनता की तरफ से कि अगर पीआईएल बोनाफाइड नहीं था तो 1.5 साल तक जस्टिस उपाध्याय ने उसकी सुनवाई क्यों नहीं की? सुनवाई करके डिसमिस कर देते, वो नहीं सुनवाई। ये उनका प्रेरोगेटिव है, वो जस्टिस है, वो जिसको चाहेंगे वो लेंगे, जिसको चाहेंगे खारिज कर देंगे, उठा के फेंक देंगे। तो जस्टिस उपाध्याय ने नहीं सुनवाई की। उसके बाद मामला किसका आया? आलोक आराधे जी का आया। उन्होंने क्यों कर दिया 7 दिन के अंदर में सुनवाई? और सुनवाई हुई तो 2 तारीख पड़ी, उसके बाद 10 महीने हो गए, पीआईएल की सुनवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? बताए आज देश को, पूरा जुडिशरी बताए। और आज मैं भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सीधा सीधा एक्यूज कर रहा हूं, आपके सामने सारी सुनवाई हो रही है, आपके नाक के नीचे हो रही है। भयंकर अपराध किया जा रहा है। और आपके सामने कल मैंने टेस्ट केस पेश किया था, आज दूसरा टेस्ट केस पेश कर रहा हूं, और ये जो प्लानिंग हो रही है उसको मैं एक्सपोज करने जा रहा हूं। बड़े पैमाने पर जो प्लानिंग हो रही है पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर के, उसको आज मैं एक्सपोज कर दूंगा। क्या है कहानी? अब सुनिए। जस्टिस उपाध्याय के ऊपर दबाव था कि कोई इस तरह का पीआईएल आए, उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। नहीं तो जस्टिस उपाध्याय अपना व्हाइट पेपर कोर्ट में पेश करे। जस्टिस होने का मतलब नहीं है कि यू आर अबव द लॉ, यू आर अनक्वेश्चनेबल, you can be asked the proper question and pertinent questions. You cannot get away. आप नहीं भाग सकते हैं, आप न्याय के मंदिर की अवहेलना नहीं कर सकते हैं।
जस्टिस उपाध्याय को यह बताना होगा कि 1.5 साल तक उन्होंने पीआईएल की सुनवाई क्यों नहीं की और आलोक आराधे 7 दिन के अंदर में पीआईएल क्यों कर दिया। ये जस्टिस सारे देश के न्यायाधीशों को यह बताना पड़ेगा कि क्यों हुआ ऐसा, क्या कारण था। उपाध्याय जी गए और आलोक आराधे ने आकर के सुनवाई की तारीख दे दी। गेम प्लान बहुत बड़ा था। जुडिशरिया कंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। आज पूरे जिम्मेदारी के साथ मैं एक्यूज कर रहा हूं और आपके सामने फैक्ट्स देख रहा हूं। हिम्मत है तो जस्टिस आलोक आराधे और जस्टिस उपाध्याय मेरे सवालों का जवाब दें। जवाब दें कि 1.5 साल तक आपने सुनवाई नहीं की तो आलोक आराधे जी ने क्यों सुनवाई की, उसके बाद पीआईएल कहां है। जस्टिस उपाध्याय को और जस्टिस आलोक आराधे को जवाब देना पड़ेगा। आई एम एक्सपोजिंग ब्लो बाय ब्लो। आजकल जस्टिस उपाध्याय दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं। यह उनका प्रेरोगेटिव नहीं हो सकता कि 1.5 साल तक कोई पीआईएल आए, इतना कंसर्न पीआईएल एक स्टार के मौत को लेकर के है, एक लड़की के बलात्कार को लेकर के है, उसका ब्रूटल मर्डर को लेकर के है और पीआईएल की सुनवाई नहीं होगी। चलिए कोई बात नहीं है। अब आइए कहानी। 2 टेस्ट केस मैंने आपको दिखाए। अगर ये प्लानिंग नहीं थी तो क्या है। अगर मैं ये कहूं कि राजनीतिज्ञों के साथ मिली भगत है तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं, क्या मैं अनर्गल आरोप लगा रहा हूं। मेरे इस आरोप में कोई आधार नहीं है। आप बताएं देश को। अगर मैं आपके ऊपर यह आरोप लगाऊं कि राजनीतिक कारणों से जस्टिस उपाध्याय ने 1.5 साल तक पीआईएल की सुनवाई नहीं की तो यह आरोप गलत है, यह आरोप झूठ है। बताएं जस्टिस उपाध्याय देश को कि यह मैं गलत आरोप लगा रहा हूं। तारीख अपने आप में आपके सबूत है जस्टिस उपाध्याय, तारीख। और जस्टिस आलोक आराधे, तारीख आपके लिए भी सबूत है। 2 बार सुनवाई हो गई, उसके बाद तारीख नहीं आई पीआईएल। आइए दूसरी कहानी सुनिए। अब कैसे नीलेश ओझा को घेरो, घेरो नीलेश ओझा को चारों तरफ से, डिरेल कर दो सब कुछ। प्रकरण साफ था कि 1.5 साल तक एक पीआईएल की सुनवाई नहीं होती है और जब नीलेश ओझा कोर्ट में अर्जी लगाते हैं तो इस केस को जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के बेंच में सुनवाई के लिए शेड्यूल किया जाता है और जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के बेंच में सुनवाई से रोकने के लिए नीलेश ओझा जी ने कहा कि हमें इस बेंच पर आपत्ति है। यह प्रेरोगेटिव है वकील का, वो बोल सकता है और उसके लिए वो तथ्य दे रहे हैं, बिना किसी तथ्य के नहीं बोल रहे। उन्होंने कहा आपत्ति है, बेंच चेंज हुआ। बेंच चेंज होने के बाद जस्टिस रेवती मोहिते डेरे ने एक कंप्लेन किया जस्टिस आलोक आराधे को, सीधे भेजा कंप्लेन कि नीलेश ओझा जी ने मुझे डिफेम किया है सार्वजनिक रूप से और मीडिया में जाकर के उन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं जिससे मेरी मर्यादा का हनन। मैं मानता हूं आपकी बात को, मैं आपके लेटर एंड स्पिरिट लेता हूं। आपने जो कुछ भी कहा उसको उसी रूप में मैं स्वीकार करता हूं। ठीक है, आपने पत्र लिखा। पत्र पर क्या हुआ, 5 सदस्यीय बेंच का गठन। 5 सदस्यीय बेंच का गठन हो गया और एडवोकेट नीलेश ओझा को नोटिस चला गया कि आप इस पर आपको जवाब देना है। ठीक है, यह आपका अधिकार है। जज के ऊपर किसी ने आरोप लगाया, फौरन सारे जज इकट्ठे हो गए और उन्होंने, भाई जिनके खिलाफ एप्लीकेशन मूव हुआ था फेलो जज का, तो उन्होंने एक स्पेशल बेंच कन्वीन कर दिया। बहुत अच्छी बात। स्पेशल बेंच कन्वीन हुआ, उन्होंने नोटिस दे दिया। अब नोटिस हो गया। नोटिस में आया कि क्यों नहीं आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलाया जाए।
अच्छी बात है, आ गया। अब नीलेश ओझा जी ने जवाब दिया कि मैंने जो कुछ भी आरोप लगाए हैं वो आरोप, क्योंकि कोर्ट का कहना था कि आपने जो बात भी बाहर कहनी थी उसको आपको पहले कोर्ट को बताना चाहिए था। नीलेश ओझा जी ने उत्तर दिया 5 जजों की बेंच को कि मिलॉर्ड, जिस बारे में आप हमारी तरफ इशारा कर रहे हैं या जो आप संकेत कर रहे हैं उस बारे में हमने लिखित रूप से माननीय सुप्रीम कोर्ट को 2 साल पहले दिया हुआ है और उस पर सुनवाई शेड्यूल होनी है। अब आप बताइए, आज पूरा देश देखेगा प्लानिंग कैसे फेल हो रही है। एडवोकेट नीलेश ओझा जी ने कहा कि जिस बारे में आप संकेत कर रहे हैं कि आपको पहले अदालत को बताना चाहिए था, तो मैंने अदालत को बताया हुआ है 2 साल पहले, उस पर तो सुनवाई ड्यू है। अगर सुनवाई नहीं हुई तो ये जिम्मेदारी किसकी है? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? आप पंच की कुर्सी पर बैठकर न्याय का अनुसरण नहीं करेंगे और अन्यायपूर्ण निर्णय देंगे। ये कौन कहता, कौन, किसकी जिम्मेदारी थी कि भाई एक वकील ने जज के खिलाफ कंप्लेन किया है, फौरन से पेशतर उस कंप्लेन पर सुनवाई होनी चाहिए। और इसके केस लॉ, मेरा कोई व्यक्तिगत द्वेष या अनुराग माननीय जज महोदय से नहीं है, जस्टिस रेवती मोहरे से भी नहीं है। जस्टिस रेवती मोहरे के आरोप हो सकता है बिल्कुल सत्य हो, अगर सत्य है और वकील साहब ने उनके खिलाफ आरोप लगाए हैं तो 2 साल से वो माननीय कोर्ट के संज्ञान में है, उसकी सुनवाई क्यों नहीं हुई? और अगर 2 साल तक उसकी सुनवाई नहीं होती है और उसके बाद नीलेश ओझा जी पब्लिक में जाएं या प्राइवेट में जाएं या अदालत के पास जाएं, क्या ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है? क्या यह संपूर्ण न्याय सम्मत नहीं है? क्या यह अन्यायपूर्ण व्यवहार है? आज बताएं मिलॉर्ड, क्या यह अन्यायपूर्ण व्यवहार है? 2 साल आपके निगाह में रिटन डॉक्यूमेंट है जस्टिस के खिलाफ, कोर्ट ने सुनवाई नहीं की और उसको आधार बना करके 5 जजों की बेंच बैठ करके नोटिस। क्या ये ग्रॉस इनजस्टिस नहीं है? क्या ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि हमारा जुडिशरी एक ऐसे गिरोह में तब्दील हो रहा है जो खुद के पाप को बचाने के लिए हर तरह का कुकृत्य कर लेंगे? और क्या मैं इस तरह के शब्द का उच्चारण कर रहा हूं, ये गिरोह शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी से कर रहा हूं, तथ्य के साथ कर रहा हूं, साक्ष्य के साथ कर रहा हूं। आपके सामने है मिलॉर्ड, आपके सामने है मिलॉर्ड। गलत है, सही है, छोड़िए उसको। कंप्लेंट तो लिखित आपके पास है, सुनवाई करना किसकी जिम्मेदारी थी? कंप्लेन उन्होंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में नहीं किया है, कंप्लेन उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में नहीं किया है, कंप्लेन उन्होंने चीफ मिनिस्टर के कार्यालय में नहीं किया है, कंप्लेन उन्होंने यूं ही किसी प्राइवेट कॉर्पोरेशन में जाकर के नहीं कर दिया है। कंप्लेन आपकी अदालत में आपके सामने किया है। जिम्मेदारी किसकी थी सुनने की? इसे जाने बगैर, इसको समझे बगैर आपने उन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस दिया। क्या यह सिर्फ इतना ही आधार नहीं है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से इस पूरे खेल में एक षड्यंत्र चल रहा है और उसमें बड़े बड़े सफेद पोश लोग शामिल हो रहे हैं?
अगर मैं यह आरोप लगाऊं तो यह अनर्गल है, ये झूठा है, ये असत्य है, ये न्याय के खिलाफ है। मिलॉर्ड, बिल्कुल नहीं। और आप जानते हैं मेरी मंशा आपकी अवमानना करने की नहीं है। मेरी मंशा आपको सैल्यूट करने, मेरी मंशा आपके सम्मान को आगे बढ़ाने, मेरी मंशा आपके इज्जत में चार चांद लगाने की। बस आपको काम तो वही करना है कि हम जैसे लोग आपको सम्मान की नजर से देखने लगे, हम जैसे लोग आपको इज्जत देना शुरू कर दें। लेकिन अगर आप खुद ऐसा व्यवहार करेंगे, ऐसा आचरण करेंगे जिसमें न चाहते हुए भी हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़े जो संपूर्ण रूप से गलत है, मैं आप सबके बारे में गिरोह कहूं, यह अशोभनीय है, लेकिन कहना पड़ रहा है क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। मार्च से नवंबर होने जा रहा है, पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। एफआईआर की एक सुनवाई के लिए अदालतों में तारीख पर तारीख पड़ रही है। आप कह रहे हैं कि मैं गिरोह शब्द का प्रयोग ना करूं, नहीं करूं। आप कहेंगे तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन अपनी अंतरात्मा से पूछिए, पूछिए अपनी अंतरात्मा, ये गिरोह शब्द बहुत कम है। पाप हो रहा है, पाप सरेआम और किसी बड़ी प्लानिंग के तहत। और अगर मैं ये आपको दिन के उजाले में कैमरे पर कह रहा हूं तो आपके सामने साक्ष्य मैंने प्रस्तुत किए हैं। आप बताएं, बताएं, आप हमें बुलाएं अदालत में। मैं आपके सामने कहता हूं, मार्च से नवंबर हो गए, एक एफआईआर की तारीख पर अदालत सुनवाई नहीं कर पाई है। पीआईएल पर कोई तीसरी तारीख नहीं पड़ी। नीलेश ओझा पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पूरा कोर्ट इकट्ठा हो गया। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि आप इंस्टीट्यूशन के ब्रेकडाउन को बचाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, आप 5 लोग इकट्ठा होकर के इंस्टीट्यूशन को बचाना चाहते हैं? ये देश इंस्टीट्यूशन को गिराना चाहता है। हम सभी इंस्टीट्यूशन को गिराना चाहते हैं। जिस इंस्टीट्यूशन से हम सबको न्याय की आस है, हम सब उस इंस्टीट्यूशन को धूल धूसरित करना चाहते हैं, उसको बुलडोज करना चाहते हैं, उसकी मर्यादा को हनन करना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है? एक आस आप ही हैं, बाकी पर तो आशा भी नहीं है, और आपको ही हम धूल धूसरित करना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल नहीं। ये भाव हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि आपकी मर्यादा का हनन हो, आपके सम्मान में कोई कमी हो। लेकिन ये जो तथ्य मैं आपके सामने रख रहा हूं, वो तथ्य किस ओर इशारा कर रहे हैं? ये तथ्य किस तरफ लेके जा रहे हैं? ये बताइए आप। एफआईआर हो जाए, जांच हो जाए, गलत हो जाए, सही हो जाए, झूठ था, जांच हो जाए एक बार। नहीं, अरे पीआईएल फाइल हुआ है, आपका लोकस स्टैंड क्या है नहीं है, सुनवाई होकर के खारिज हो जाती, सुनवाई कर लेते। नहीं, आरोप लगा दिया, 5 जजों की बेंच बैठ गई, फटाफट नोटिस चला गया, नोटिस का जवाब हो गया, जवाब संतोषप्रद है, अब कुछ नहीं है। दूसरे वकील जिनका कोई लेना देना नहीं, उनको भी आपने इंप्लीकेट कर दिया। प्लानिंग बहुत गहरी थी मित्रों, प्लानिंग बहुत गहरी, और उस प्लानिंग को क्यूबाइट नेटवर्क ने, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन के जाबाज वकीलों ने खारिज कर दिया है। नवंबर के पहले अब सारी तिकड़में की जा रही हैं। तो वकील को हटाओ, किसी तरीके से हटाओ। मैंने शुरू में भी कहा था, उनकी जान पर खतरा है, हमारे जान पर खतरा है, लेकिन हम तो कफन बांध के निकले, और हमारे नीलेश ओझा जी भी कफन बांध के निकले हुए हैं। हम आपसे डरने वाले नहीं।
और ठाकरे को चुनौती देता हूं, ठाकरे, जब तक सांस है, अन्यायपूर्ण एक एक प्लानिंग नाकामयाब होगी। कल रात को जब मुझे फोन आया, इस तरह के दबाव बनाए जा रहे हैं, हमने कहा कि आपसे शेयर करूंगा, और आपका जो एक सहयोग है वो हमें विचलित नहीं होने। प्लानिंग थी कि वकीलों को रोक दिया जाए, क्योंकि अब 20 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। हर तरह के तिकड़म हो रहे हैं, पॉलिटिकल तिकड़म अलग चल रहा है, जुडिशियल तिकड़म अलग चल रहा है, और अधिकारियों के स्तर पर अलग प्लानिंग हो रही है। हर प्लानिंग में सबसे पहली प्लानिंग उनकी ये हुई कि वकीलों को दबाओ, बनाओ, वकीलों को हटाओ रास्ते से। वकील रास्ते से नहीं हटेंगे, वकील रास्ते पर टिके हुए हैं, और जो अपडेट आएगा मैं आपसे शेयर करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।